नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियाँ तथा दल और दल के नेता के रूप में शक्तियाँ एवं संकटकालीन शक्तियाँ। अब हम देखेंगे विधायी शक्ति, अधिकार व कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का आधार शक्तियों का पृथक्करण है और इसके अनुपूरक सिद्धांत के रूप में गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान के इस सैद्धांतिक ढांचे ने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को इस प्रकार निश्चित किया है। पहला, राष्ट्रपति विधि निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है। दूसरा, वह अपने संदेश के द्वारा कांग्रेस को यह सुझाव दे सकता है कि निकट भविष्य में कानून किस प्रकार के बनने चाहिए। तीसरा, वह कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों के प्रति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और उन्हें कानून बनाने से रोक सकता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का व्यवहार में वह विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग करने लगा है और विधायी क्षेत्र में इसका प्रभाव भी बहुत बढ़ गया है। अब अधिकतर विद्वान इसे मुख्य विधायक के रूप में भी देखने लगे हैं। राष्ट्रपति की मुख्य या प्रमुख विधायी शक्तियाँ इस प्रकार है। फर्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है जिसमें वह देश की परिस्थितियों एवं समस्याओं की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करता है और कांग्रेस को सुझाव देता है इन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कांग्रेस को एक वार्षिक संदेश भेजता है या स्वयं इस संदेश को वहां पढ़ता है। राष्ट्रपति इस वार्षिक संदेश के अलावा अन्य विशेष संदेश भी कांग्रेस को भेज सकता है या रेडियो व टेलीविज़न पर कांग्रेस के नाम संदेश पढ़ सकता है। यद्यपि कांग्रेस सैद्धांतिक दृष्टि से एकदम स्वतंत्र है कि वह राष्ट्रपति के संदेश के अनुसार कानून बनाए या नहीं, किंतु व्यवहार में कांग्रेस इन संदेशों का विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन निश्चित तिथि पर होते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकता है। इस अधिवेशन के सामने राष्ट्रपति उस समय को भेजता है जिसके लिए कि यह अधिवेशन आमंत्रित किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह अधिवेशन की समाप्ति की ओर बढ़ती कांग्रेस से अनुरोध करे कि वह अधिवेशन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा ले ताकि किसी विशिष्ट समस्या पर विचार किया जा सके। प्राय कांग्रेस इस प्रकार के अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन को केवल एक परिस्थिति में ही स्थगित कर सकता है, जबकि अधिवेशन के स्थगन की तिथि के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है वो है राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग। कांग्रेस द्वारा पारित कोई विधेयक कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे, किंतु संविधान के अनुसार यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, जिसका अर्थ होता है कि वह विधेयक कानून नहीं घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति के इस अधिकार को निषेधाधिकार कहा जाता है और यह दो प्रकार का होता है, एक नियमित या विलंबकारी निषेधाधिकार, दूसरा जेबी विशेषाधिकार। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति अस्थायी है
और अगर कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किसी विधेयक को पुनः पारित कर दे तो वह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना ही कानून बन सकता है। इस तरह का विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों में से प्रत्येक के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वह है राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की धारणा के साथ ही राज्य का कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि कांग्रेस बहुत बड़ी मात्रा में कानून बनाने लगी है, किंतु समय की कमी और कार्यभार की अधिकता के कारण कांग्रेस प्रत्येक मामले में मोटे मोटे कानून बना देती है और इनके बारे में विस्तृत नियम एवं उप नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका के ऊपर छोड़ देती है। इस व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति प्रदत्त व्यवस्थापन का कार्य करता है। वह विभिन्न विभागों के लिए जो नियम और उपनियम बनाता है उन्हें प्रशासकीय या कार्यपालिका आदेश कहा जाता है। इन नियमों व उपनियमों की वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अन्य साधनों का प्रयोग। राष्ट्रपति अन्य विभिन्न साधनों के द्वारा भी विधि निर्माण के कार्य को प्रभावित करता है। जैसे वह अपने दल के सदस्यों द्वारा मनचाहे विधेयक प्रस्तुत कराता है या विवादास्पद विधेयकों को संशोधित कराने की कोशिश करता है। वह अपने नियुक्ति के अधिकार के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को लाभ पहुंचाता है और ऐसा वर्ग तैयार करता है जो विधायी क्षेत्र में उसकी मदद करे। वह कांग्रेस के प्रभावशाली सदस्यों को व्हाइट हॉल में आमंत्रित करता है और अनुरोध करता है कि विधायी कार्य उसकी जरूरतों के अनुसार हो। इसके अलावा वह जनमत से अपील करता है जिसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता है। राष्ट्रपति की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति, अधिकार और कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की देखरेख में बजट ब्यूरो के निर्देशक द्वारा तैयार किया जाता है और निर्देशक के द्वारा ही कांग्रेस को भेजा जाता है। कांग्रेस बजट के आय व व्यय भाग को घटा या बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति अपने दल एवं समर्थकों की मदद से कोशिश करता है कि बजट यथासंभव मूल रूप में ही पारित हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। कुछ अवसरों पर तो बजट में गंभीर परिवर्तन हो जाते हैं। चौथा अधिकार है वह है न्यायिक शक्ति, अधिकार और कार्य। राष्ट्रपति की प्रमुख न्यायिक शक्ति, अधिकार व कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट, वह सीनेट के अनुसमर्थन से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह समाधान के अधिकार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है दल और देश के नेता के रूप में उसकी शक्ति, अधिकार व कार्य। दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति दल के नेता के रूप में प्रमुख कार्य करता है। फर्स्ट, वह दल की नीतियों के निर्धारण में प्रमुख रूप से भाग लेता है। सेकंड, वह दल एवं अपनी प्रशासकीय नीतियों की सफलता के लिए कांग्रेस में एवं उसके बाहर दल का सहयोग प्राप्त करता है। जब कांग्रेस में उसके दल का बहुमत होता है तो वह विधायी क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व करता है। थर्ड, वह कांग्रेस या राज्यों के चुनाव में अपने दल की विजय के लिए प्रयत्न करता है। वह भविष्य के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी अपने दल को तैयार करता है, चाहे वह स्वयं दोबारा चुनाव लड़े या दल के किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करे। देश के नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है।
वह सामान्य काल एवं संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करता है और आम अमेरिकी उससे पथ प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, वो उसका भी कुछ रूप हमें दिखाई देता है। अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु अमेरिका के अनेक संकटों से गुजरा है। अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध के समय में उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना था। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को स्थगित कर दिया। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई थी। कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दे दी। इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन रूजवेल्ट, ट्रूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में लेकर कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया है। इस तरह से अगर हम देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में माना जाता है और उसका व्यक्तित्व, उसकी योग्यताएं, उसका प्रभाव क्षेत्र आदि ऐसे तत्व हैं जो उसके योग्यताओं को या उसके कार्यों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं और इस पद को और प्रतिष्ठा और गौरवशाली पद बनाते हैं। धन्यवाद।